गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 3 के सेक्शन C जिसमें मुगल्स इन झारखंड, इस विषय को हमें पढ़ना है। तो आज हम इसी विषय में से एक टॉपिक आप लोगों के सामने उठाने वाले हैं। आज जो हम विषय उठाएंगे मुगल कालीन झारखंड, इसके अंतर्गत हम अकबर के काल में झारखंड की स्थिति को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुगलों का झारखंड के शासकों के साथ सैनिक संघर्ष अकबर के शासनकाल में उसके 30वें वर्ष में प्रारंभ हुआ। अकबर के समय तक झारखंड के प्रमुख शासकों में कुकरा के नागवंशी, सिंहभूम के सिंह वंश और पलामू के चेरो प्रमुख थे। इसी समय तक कुकरा के नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी शुतियाम्बे से कुकरा स्थानांतरित कर ली थी। कुकरा नागवंशी राज्य के प्रायः मध्य भाग में पड़ता था, अतः राजधानी बनने के लिए उपयुक्त था। बाद में कुकरा नाम ही नागवंशी राज्य का पर्याय बन गया। 1585 ईस्वी तक नागवंशी राज्य बाह्य आक्रमणों से अछूता रहा था। अकबर का सर्वप्रथम ध्यान कुकरा की तरफ आकृष्ट हुआ। कहा जाता है कि कुकरा की शंख नदी में मिलने वाले हीरो की वजह से अकबर का ध्यान कुकरा की ओर आकृष्ट हुआ। जहांगीर के समय में हीरो की लालच से ही मुगलों ने कुकरा पर आक्रमण किया था, किंतु यह संदेहास्पद बना हुआ है कि यहाँ के हीरो की जानकारी अकबर को सचमुच थी या नहीं थी। संभवतः इस क्षेत्र की ओर अकबर का ध्यान सामरिक और राजनीतिक कारणों से आकर्षित हुआ होगा, न केवल कुछ हीरो की प्राप्ति की संभावना से। अकबर जानता था कि शेरशाह ने हुमायूं के विरुद्ध अपने संघर्ष में इस क्षेत्र का उपयोग किया था। स्वयं अकबर के विरुद्ध उसके कुछ अफगान विरोधी उस क्षेत्र का उपयोग करते रहे थे। इसलिए सामरिक एवं राजनीतिक कारणों से भी अकबर के लिए कुकरा विजय के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक था। टकरोई की लड़ाई के तत्काल बाद शाही फौज जुनैदा का पीछा करती हुई वर्तमान हजारीबाग जिला के रामपुर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अतः कहा जा सकता है कि 1585 ईस्वी में मुगलों द्वारा कुकरा पर आक्रमण करने से पूर्व ही अकबर की सेना नागवंशी राज्य की सीमा तक पहुंच चुकी थी। इसी अवसर पर अकबर कुकरा की समृद्धि से भी परिचित हुआ। इतिहासकारों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि भूतकाल में मुगलों के विरुद्ध झारखंड का अफगानों के लिए शरण स्थली बनना और दक्षिण भारत तक पहुंचने के लिए नवीन मार्ग, ये दो प्रमुख कारण रहे होंगे जिसे अकबर ने महत्वपूर्ण समझा। अबुल फजल के अनुसार नागवंशीय शासक कुकरा तक पहुंचने के दुर्गम मार्ग के कारण कठिनाई अनुभव कर रहे थे। अतः अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष अर्थात 1585 ईस्वी में शहबाज खां कम्बू ने कुकरा अर्थात झारखंड के लिए प्रयुक्त हो रहा है यह शब्द, कुकरा विजय के लिए अर्थात झारखंड विजय के लिए सेना भेजी। शाही फौज तेजी से झारखंड की ओर बढ़ी। शाही फौज ने झारखंड पहुंचते ही लूटमार शुरू कर दी और काफी सारा सामान भी मुगलों के हाथ लगा। झारखंड के राजा ने मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुकरा को बादशाही हुकूमत के साये में
आने का सौभाग्य मिला। कुकरा नरेश की हार से रामगढ़ शासक की स्थिति परिवर्तित हुई, क्योंकि रामगढ़ उस समय नागवंशी राजा के अधीनस्थ प्रदेश थे। वास्तविकता में मुगलों का कुकरा और रामगढ़ पर नियंत्रण कमजोर एवं नाम मात्र का था और यह एक निश्चित वार्षिक कर वसूली तक ही सीमित था। टोडरमल के असल जामा ए तुमर में इन दोनों प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था, किंतु छोटा नागपुर का एकाकीपन तो अब निश्चित रूप से अंतःप्राय था और राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा और मासिर उल उमरा के अनुसार अकबर के आक्रमण के समय कुकरा का राजा मधु सिंह था, लेकिन वेंस्टर जैसे लेखकों के अनुसार उस समय कुकरा का राजा बैरिसाल था। लेकिन वेंस्टर जैसे लेखकों के विचार ऐतिहासिक प्रमाणों पर खरे नहीं उतरते। ऐसा माना जाता है कि बैरिसाल का नाम जगदीशपुर आरा के शासक गजपति के भाई का था, जिसे मुगलों ने अकबर के शासनकाल के 21वें वर्ष में परास्त कर मार डाला था। आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख किया गया है। आगे वेबस्टर और लाल प्रद्युमन सिंह जी कहते हैं कि मधुकरण शाह नागवंशी शासक ने 1590 से 1608 तक कुकरा पर शासन किया। इस प्रकार 1585 में मुगल आक्रमण के समय मधुकरण शाह ही कुकरा का शासक रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी बंदी बनाकर शाही दरबार में ले जाया गया था, जहां उसकी शारीरिक क्षमता एवं विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे स्वतंत्र कर कुकरा वापस भेज दिया होगा। मधुकरण शाह अथवा मधु सिंह 1592 ईस्वी तक जीवित रहा, क्योंकि उड़ीसा के अफगान शासक कुतुबुल खान के खिलाफ मुगलों के अभियान में वह शामिल था। वह यूसुफ चक कश्मीरी की सैनिक टुकड़ी में सम्मिलित था। इस टुकड़ी ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह 16वीं शताब्दी के अंत तक कुकड़ा की तटस्थता का अंत हुआ और वह मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था। कुकरा मुगलों को सालाना कर भी देने लगे थे। इससे भी सबसे बड़ी बात यह थी कि नागवंशी राजा मुगलों का विश्वस्त अधीनस्थ बन गया था, जैसे कि उड़ीसा अभियान के समय उसके द्वारा मुगलों को दी गई सहायता से स्पष्ट होता है। कुकरा की तरह सिंहभूम से मुगलों का संपर्क भी अकबर के शासनकाल में ही स्थापित हुआ। 1592 ईस्वी के उड़ीसा विजय के अभियान के समय राजा मानभूम सिंहभूम होकर गुजरा था। अकबर के समकालीन पोरहाट शासक लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह, कामेश्वर सिंह आदि प्रमुख थे। 1575 ईस्वी में जुनैद ने सिंहभूम से होकर बिहार में प्रवेश करने का प्रयास किया था। अकबर का एक अन्य अफगान विरोधी सिंहभूम से होता हुआ कटक पहुंचा था, जो अब ढाल भूमि कहलाता है। कामेश्वर सिंह नरपत सिंह का उत्तराधिकारी था। तत्पश्चात रंजीत सिंह उत्तराधिकारी बना। उसी के शासनकाल में राजा मान सिंह सिंहभूम होकर गुजरे थे। रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। इसका उल्लेख आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों में मिलता है। पूर्व मानभूम जिला और अब धनबाद तथा हजारीबाग जिला क्षेत्र भी अकबर के समय मुगल संपर्क स्थापित हुआ। मार्च 1575 ईस्वी के बाद मुगलों ने हजारीबाग जिला के रामपुर में प्रवेश किया। बिम्स महोदय ने मध्यकालीन रामपुर को वर्तमान रामगढ़ बताया है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग में छह चंपा नामक
दो परगना बिहार में शामिल थे। 1590-91 में राजा मान सिंह मिदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरा। गोखले के अनुसार उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया। पंचेत के किले का निर्माण इसी समय किया गया। 1585 ईस्वी में अकबर कुकरा को पर तो अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा, किंतु पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध उसे 4 वर्ष पश्चात ही सफलता हाथ लगी। महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह की सफलताओं का चेरों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः चेरों के विरुद्ध अभियान की तैयारी हेतु 1589 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया। उसने अपने परिवार तथा खजाने के लिए रोहतासगढ़ को उपयुक्त स्थान माना। आज के रोहतासगढ़ की संपूर्ण निर्माण उसी के द्वारा किया गया था। इस बात की पुष्टि किले के मुख्य द्वार पर उत्कीर्ण अभिलेख से होती है। वर्तमान किला के तांत्य द्वार पर भी एक अभिलेख है जो उसी के समय का है। इस अभिलेखों से सिद्ध होता है कि यह निर्माण कार्य 1597 ईस्वी तक चलता रहा। रोहतासगढ़ के किले के निर्माण के बाद मान सिंह ने झारखंड के कुछ छोटे मोटे शासकों को पराजित किया। इसके पश्चात उसने पलामू के शासक रणपत पर आक्रमण किया, लेकिन अबुल फजल के अनुसार मान सिंह द्वारा पराजित चेरो राजा अनंत था, न कि रणपत। दूसरी ओर हम जानते हैं कि अनंत चेरो जहांगीर का समकालीन था। पलामू के चेरो शासक कुर्सीनामा से पता चलता है कि अनंत राय भगवान राय का उत्तराधिकारी था और इस तरह मान सिंह का आक्रमण भगवत राय के खिलाफ हुआ था, न कि अकबरनामा में वर्णित अनंत राय के खिलाफ। मान सिंह पटना की देखरेख के लिए अपने पुत्र जगत सिंह को छोड़कर पलामू के लिए अभियान पर निकला। चेरों ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वे अपने प्रयत्नों में असफल रहे। मान सिंह ने अनेक चेरों का वध कर दिया और अनेक सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया। पलामू में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात वह पटना वापस आ गया। इस युद्ध में रामगढ़ के राजा ने चेरों का साथ दिया, क्योंकि घटवाल के रूप में वह घाटों एवं मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार था। मान सिंह ने लूट का अधिकांश भाग शाही दरबार में भेजा, जिसे अकबर के सामने 1590 को प्रदर्शित किया गया। संभवतः भगवत राय को पलामू का राजा बना रहने दिया गया तथा वही एक शाही फौज तैनात कर दी गई। चेरों की शक्ति का पूर्ण रूप से अंत तो नहीं हो सका, किंतु उन्होंने थोड़े समय के लिए दबा दिया गया। उन्हें 1605 में अकबर की मृत्यु की फैली अफवाह के अवसर पाकर शीघ्र ही लाभ उठाया और मुगल फौज को भगाकर अपनी स्वतंत्रता पूरा हासिल की। अकबर के समय खाने जहां और टोडरमल के तलियागढ़ी पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। जुलाई 1576 में बागी दाऊद कर्रानी का कटा सिर आगरा भेज दिया गया। दिसंबर 1578 में खाने जहां की मृत्यु के बाद असंतुष्ट मुगल अधिकारी राजमहल में एकत्रित हुए, किंतु मार्च 1583 में बागी परास्त हुए और अगले मास काला पहाड़ में भी मारे गए। राजमहल को मान सिंह ने 1592 में बंगाल की राजधानी बनाया। परकोटा एवं महल वाले नगरों का नाम अब अकबर नगर रखना निश्चित हुआ। नगर का तीव्र गति से विकास हुआ और विकास अधिक सुरक्षित समझा जाने लगा। इस प्रकार से हमने देखा कि मुगल काल के अंतर्गत विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में जो पलामू और सिंहभूम एवं हजारीबाग के क्षेत्रों अर्थात झारखंड के साथ मुगलों का संपर्क किस तरह से आगे विकसित होता है। इस कड़ी में आगे हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के कालों के भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे।
तो हम आज के लिए अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम अगले क्लास में अन्य विषयों को पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।